नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए संविधान की एक क्लास चला रहे हैं, जिसमें हम रोज़ाना 15 क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें हम 30 क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। आज हमारा यह 31वां क्वेश्चन से हमारी क्लास चालू होने वाली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से, आज के पहले क्वेश्चन से। वैसे इसकी संख्या, क्वेश्चनों की संख्या रहेगी आज की कितनी, 31। तो 31 से हम जाएंगे 45 तक। तो 31 से 45 तक के क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया गया था। ठीक है, तो हैदराबाद जो राज्य था उसको किस माध्यम के द्वारा भारत में मिलाया गया था। तो ये था आपका किसके द्वारा, तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इसको मिलाया गया था। और कब मिलाया गया था, इसको मिलाया गया था 17 सितंबर 1948 को। अगला इसकी व्याख्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के निजाम के हैदराबाद राज्य को पुलिस कार्रवाई द्वारा 1948 में शामिल कर लिया गया था। 1948 में मतलब 17 सितंबर 1948 को इसे भारत में विलय किया गया था। भारत विभाजन और स्वतंत्रता के समय 562 देशी रियासतें थी। 562, 63 ये आंकड़ा दे रखा है, रियासतें थी। सरदार पटेल के प्रयासों से, ठीक है, क्या है, सरदार पटेल के प्रयासों से या प्रयास से सभी देशी राजाओं विलय पर हस्ताक्षर, क्या है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो सरदार पटेल ने प्रयास किया तो सभी ने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन कुछ जो रियासतें थी वो बच गई थी, जैसे कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है, ये 3 रियासतें मिली थी, ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह और वजीर शेख अब्दुल्ला थे। ठीक है, इन्होंने भारत या पाकिस्तान किसी में मिलने से इनकार कर दिया। यह एक बफर स्टेट जैसा हो गया। जब अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो अंततः 26 अक्टूबर 1947 को देशी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए। तो कश्मीर को कैसे मिलाया गया, विलय पत्र के माध्यम से, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। और आपका जो जूनागढ़ था उससे जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया, जो 20 फरवरी 1948 को शामिल होता है। और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर शामिल होता है। और पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को कब मिलाया जाता है, 17 सितंबर 1948 को मिलाया जाता है भारत में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, और अगर उसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका सॉल्यूशन कौन निकालता है, तो वैसा प्रश्न किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद के, या फिर आपके भारत का उच्चतम न्यायालय, या इनमें से किसी के सामने नहीं। तो ये चीज़ें जाती है, इसका निर्णय लेता है भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और इसके लिए जो अनुच्छेद होगा वो क्या होगा, अनुच्छेद 71 होगा। ठीक है, अगर उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित किया जाता है तो राष्ट्रपति को उसी समय क्या होगा, पद से हटना पड़ेगा। और जब राष्ट्रपति अपने पद से हटता है चुनाव अवैध घोषित होने के कारण, तो उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। चुनाव अवैध हो गया है, लेकिन जितने भी समय कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की पोस्ट पर रहता है और कोई कार्य करता है तो वो कार्य अवैध घोषित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, व्याख्या, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, उच्चतम न्यायालय में। अनुच्छेद कौन सा होगा, 71। इसके बाद है, राष्ट्रपति से संबंधित विवाद केवल उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है। और
71 में ही उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव के बारे में भी बात की गई है। राष्ट्रपति निर्वाचन में 1 माह के अंदर वाद लाना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल की चर्चा है, जिसमें संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली क्लास में भी देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा व केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुदुचेरी जिसमें विधानसभा है, उन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य और इसके अलावा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो निर्वाचक मंडल 21 देश से ग्रहण किया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ग्रहण किया गया है। इसके बाद मनोनीत सदस्य और विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। तो हमें सीधी सी चीज़ें हैं कि जो भाग लेते उन्हें याद रखें, जो नहीं लेते उनको हमें उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। रिक्त सीट होने पर राष्ट्रपति चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश की विधानसभा उस समय भंग हो जाती है या उत्तर प्रदेश की विधानसभा उस समय क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, तो भंग होने के कारण क्या होगा, मध्य प्रदेश के जो 230 सदस्य होंगे वो वोट नहीं कर पाएंगे। तो रिक्त होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई सांसद अगर उसकी पोस्ट खाली है, सांसद सदस्यता उसकी खाली है, ठीक है, तो वहाँ पर भी कोई प्रभाव राष्ट्रपति के चुनाव पर नहीं पड़ने वाला। और इस आधार पर इसे क्या नहीं किया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती राष्ट्रपति के चुनाव को। राष्ट्रपति 1 से अधिक बार चुनाव लड़ सकता है और बन सकता है। ठीक है। ये हमने देखा था अनुच्छेद नंबर 57 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके या निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है या उत्तरदायित्व उसका होता है या उत्तरदायी होती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है। तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है हमारा, लोकसभा। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। और अगर मंत्री की बात करें कि मंत्री सिंगल रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। अनुच्छेद याद रखना है। मंत्रिपरिषद संसदीय प्रणाली की सर्वप्रमुख विशेषता होती है। मंत्रिपरिषद के मुख्य भाग को मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है। तो मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री आते हैं और उसका जो प्रमुख भाग होता है उसे कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कई स्तर के मंत्री होते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद बहुत बड़ा आकार होता है, उसके अंतर्गत कैबिनेट भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं और उप मंत्री भी आते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें तो क्या होता है, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में कितने भाग हो जाएंगे आपके, 3 भाग हो जाएंगे। ठीक है। मंत्री परिषद में पहला हो जाता है मंडल, मंत्रिमंडल जिसे हम कहते हैं क्या, कैबिनेट, मंत्री भी लिख देते हैं, मंत्रिमंडल। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, राज्य मंत्री, और यहाँ पर कौन होता है, उपमंत्री। ठीक है। इन तीनों मंत्रियों से मिलकर क्या बनती है, आपका मंत्री परिषद बनता है। ठीक है। तो तीनों लोग शामिल होते हैं जब, तो बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, ये, और उसका सबसे प्रमुख भाग कौन सा होता है, ये मंत्रिमंडल, या जिसको हम कहते हैं कैबिनेट, जो मंत्रालय के प्रमुख मंत्री होते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, तो राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 80 के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को क्या किया जाता है, मनोनीत
मनोनीत किया जाता है या नाम निर्देशित किया जाता है। तो राज्यसभा में कितने लोगों को, 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, कितने लोगों को, 12 लोगों को। तो राज्यसभा क्या है, निर्वाचित भी है और क्या है, मनोनीत भी है। ठीक है, इसका चुनाव भी होता है और इसमें कुछ लोगों को क्या किया जाता है, मनोनीत भी किया जाता है। केवल इसमें निर्वाचन नहीं होता है, मनोनयन भी होता है, जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत 12 लोगों को करते हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। ठीक है। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं, अनुच्छेद 80। ऐसे सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धि अर्जित किया हो। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्या है, कौन सी चीज़ है, एंग्लो इंडियन। इससे अब समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन। कौन सा, 104वां संशोधन अधिनियम, या फिर हम बोल सकते हैं संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा जो किनको, 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। जब बात नहीं की गई है इस संविधान संशोधन में तो उसे समाप्त माना गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा अब 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में नियुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। जिस भी राज्य में विधान परिषद है, अब कितने राज्य में है, कल उस क्वेश्चन पे हमने चर्चा की थी, तो भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है, तो वहाँ पर राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की हो। राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है यदि उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तो, और इसे भी आजकल क्या कर दिया गया है, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। USA मतलब अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा की गई, ई नहीं है वो, की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहाँ की सीनेट मतलब राज्यसभा द्वारा किया जाना चाहिए। इससे निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट होता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, विधि की उचित प्रक्रिया या विधि का नियम। तो इसमें निर्दिष्ट होता है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया। व्याख्या देखते हैं इसकी। विधि की उचित प्रक्रिया USA में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियों तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संविधाओं का अनुसमर्थन वहाँ की सीनेट के द्वारा किया जाना है। ठीक है, USA विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करती है। ब्रिटेन में विधि का कानून या शासन होता है। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, और सेम कंडीशन भारत में भी है। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 21 के अधीन इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। क्या है, अनुच्छेद 21 के अधीन इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को छीना जाएगा, अन्यथा नहीं छीना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन अगर उसने कोई सा जघन्य अपराध करा है जिसके लिए फांसी की सज़ा का उपबंध है, तो फांसी की सज़ा का उपबंध संसद कानून बनाकर ही करेगी। तो उस विधि के द्वारा ही उसके अनुच्छेद 21 को छीना जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को बताना है, लेकिन व्याख्या आएगी इसकी। व्याख्या में और काम की चीज़ें हमें मिलने वाली है। ठीक है, तो 15 जनवरी उसका आंसर था। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना का राष्ट्रीयकरण
49 में हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स NSG की स्थापना कब हुई? 1984 में। ठीक है, NSG की स्थापना कब होती है? 1984 में होती है। ठीक है, आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसकी स्थापना की जाती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब होती है? 1969 को होती है। ये भी बड़े काम की चीज़ है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब होती है? 1939 में होती है। ये भी बड़े काम की चीज़ है। और इसे CRPF के नाम से या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से कब से जाना जाता है? तो 1949 से। इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था, लेकिन कब किया गया? 1949 में इसका नाम CRPF कर दिया गया, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव से। माउंट आबू में CRPF एकेडमी है। कहाँ पर है? माउंट आबू में CRPF की एकेडमी है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में होती है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब होती है? 1965 में की जाती है, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। तो यहाँ पर ये सन आपको याद रखना है। NSG की स्थापना 1984, CISF की स्थापना 1969, CRPF की स्थापना 1939 और BSF की स्थापना 1965। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? ठीक है, 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। ठीक है, 4% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में, 15% वैध मत 2 राज्यों में, 25% वैध मत 1 राज्य में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, 6% वैध मत। ठीक है, 6% वैध मत कितने? 4 या अधिक राज्यों में हासिल करने चाहिए। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को क्या है? मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 6% वैध मत या 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त करने होते हैं। राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता या रद्द चुनाव आयोग करता है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता या उसकी मान्यता रद्द, ठीक है, कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अधीन किया गया था। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान रखना कब किया गया था? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। ठीक है, और 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोगों या आयोग की शक्ति एवं, यहाँ पे मात्रा गलत जगह चढ़ी है, यहाँ पे चढ़ेगी, यहाँ पे नहीं। ठीक है, आयोग की शक्ति एवं कर्तव्य से संबंधित है। चुनाव आयोग किसी भी पार्टी को मान्यता प्रदान करती है और रद्द भी कर सकती है। पार्टियों का चुनाव चिन्ह, चुनाव के प्रचार के लिए समय का निर्धारण तथा चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष कराना भी चुनाव आयोग का कार्य है। ठीक है, ये कार्य भी किसका है? चुनाव आयोग का है। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। उसके बाद चुनाव आयोग से संबंधित क्या है? के बाद चुनाव आयोग से संबंधित गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। जिला अधिकारी अपने क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमारे काम की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अंतिम फैसला किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। और धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। इसकी परिभाषा, इसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख किया गया है। और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कितने दिन की शक्ति है? तो मात्र 14 दिन की, इसके अलावा कुछ नहीं है। केवल वो इस पे क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है, संशोधन नहीं कर सकता और ना ही अस्वीकृत कर सकता है।
लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ठीक है, तो अंतिम फैसला किसका होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। अगला क्या है? लोकसभा को धन विधेयक पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। राज्यसभा को धन विधेयक में केवल 14 दिनों अटक रोकने का अधिकार है। अटक नहीं, तक होगा, ये तक होगा, तक रोकने का अधिकार है। 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा धन विधेयक को पास नहीं करती है तो वो स्वतः ही पास माना जाएगा और इसमें वो केवल सिफारिश कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती और ना ही इसे अस्वीकृत कर सकती है। धन विधेयक यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर नहीं वापस करता तो दोनों सदनों द्वारा इसे पारित माना जाएगा। धन विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, केवल कहाँ पर लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जा सकता है। यदि धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन करता है और लोकसभा उसे स्वीकार कर लेता है तो संशोधन सहित पारित माना जाएगा। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, हाँ, यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखनी है। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। और संविधान संशोधन अधिनियम में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। केवल कौन से में? साधारण वाले में आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ना ही धन विधेयक में बुलाया जाता है और ना ही संविधान संशोधन विधेयक में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 की शक्ति का प्रयोग करके संयुक्त बैठक बुला सकता है। किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये प्लेटो, अरस्तु, रूसो या सुकरात? तो ये कहा था अरस्तु ने। ठीक है, और जबकि रूसो का हमने पढ़ा था कि मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जीवन भर किस में रहता है? बंधनों में रहता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा था। अरस्तु यूनान के क्या है? महान दार्शनिक थे। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। रूसो है ना, रूसो करना ने सामाजिक बंधन पुस्तक लिखी थी जिसमें लिखा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हमेशा किस में रहता है? बंधन में बंधा रहता है। नियमों का पालन करना किसका कार्य है? पालन कराना किसका कार्य है? तो नियम बनाना किसका काम है? विधायिका का। नियम को लागू करना किसका काम है? कार्यपालिका का। और उसका पालन करवाना किसका काम है? न्यायपालिका का। ठीक है, कार्यपालिका का लागू करना और अगर कोई पालन ना करे तो उससे पालन करवाना और नहीं करे तो उसके लिए सजा का प्रावधान करना तो न्यायपालिका का। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, व्याख्या नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? ठीक है, किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति बदल जाए लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए? निरंकुश राजतंत्र, अब राजा बदलेगा तो वो नियम भी बदल देगा। संवैधानिक सरकार, आलिखित संविधान, गणतंत्र। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है संवैधानिक सरकार में। संवैधानिक सरकार में अगर व्यक्ति बदल जाता है लेकिन नियम नहीं बदलता है। ठीक है, संविधान के हिसाब से ही चीज़ें चलेगी तो संवैधानिक सरकार में ये चीज़ें लागू होती है। अगर व्यक्ति अभी वर्तमान प्रधानमंत्री बदल जाए लेकिन अपना संविधान नहीं बदलेगा, ठीक है, लेकिन राजा बदल जाए तो बदल सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, संवैधानिक सरकार मुख्यतः लिखित संविधान के आधार पर शासन करता है या करती है। व्यक्ति या सरकार बदलने से शासन में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, अर्थात लोकतंत्र को राजतंत्र नहीं कर सकता। ठीक है, तो व्यक्ति या सरकार बदलने से वो लोकतंत्र को राजतंत्र नहीं कर सकता, अपने हिसाब से नियम कानून नहीं बदल सकता। ठीक है, लिखित और अलिखित दो प्रकार के संविधान होते हैं। राजतंत्र में राज्य के परिवर्तन के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं।
अलिखित संविधान ग्रेट ब्रिटेन का है। तो किस देश का संविधान अलिखित है? ग्रेट ब्रिटेन का। भारत का संविधान कैसा है? लिखित और सबसे बड़ा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और पहला लिखित संविधान किसका माना गया है? अमेरिका का माना गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन संप्रदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ऑप्शन है आपके, लेकिन अब नहीं किए जा सकते हैं। 4, 2, चाहे कितने भी, या केवल 1। तो लोकसभा में इसका जो प्रावधान था वो कितना था? 2। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ाया नहीं गया है। अब जब बढ़ाया नहीं गया है तो ये समाप्त हो गया है। जैसे कि हम देखते हैं लोकसभा में, ठीक है, अनुच्छेद 331 के तहत क्या होता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण की बात की गई है, जो प्रत्येक 10 वर्ष में बढ़ रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की बात नहीं की गई है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन संप्रदाय के सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 सदस्य नियुक्त कर सकता था, लेकिन अब नहीं करता है, ठीक है। लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 545 है वर्तमान में, और उनमें से 543 का निर्वाचन होता था और 2 को क्या किया? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है। अगला है, जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपके, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, या फिर विधि मंत्री के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो जिला न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। जबकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जजों की, और जिला न्यायालय में राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति तथा पद की स्थापना तथा प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। ऐसा व्यक्ति जो भी राज्य या संघ की नियमित सेवा में नहीं, लेकिन यदि वह न्यूनतम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या लीडर रहा है तो उसकी नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय ने सिफारिश की है। जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। जिला न्यायालय में एवं अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण एवं पद प्रोन्नति उच्च न्यायालय करता है, ठीक है। अनुच्छेद 235 के अधीन यह अधिकार प्राप्त है। जिला न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश के संबंध में अनुच्छेद 236 में वर्णन है। सत्र एवं जिला का मुख्य न्यायाधीश जिले का प्रमुख न्यायाधीश होता है या मुख्य न्यायाधीश होता है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या बी.आर. अम्बेडकर साहब। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर साहब, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के क्या रहे हैं? प्रारूप समिति के क्या रहे हैं? तो अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान सभा निर्माण के लिए अनेक समितियां बनी। सभी समितियों के सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। 29 अगस्त को कौन सा दिवस होता है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इस समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर साहब थे। यही कारण है कि अम्बेडकर साहब को संविधान का जनक माना जाता है, क्योंकि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसको मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को अपनाया था, ठीक है। किसको अपनाया था? तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 14 सितंबर 1948 को राजभाषा हिंदी होगी या संविधान ने माना था, ठीक है। 1948 नहीं, 1949, ठीक है, ध्यान रखना है। संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन,
किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 15, 20, 25 या कोई सीमा नहीं। तो अगर किसी विशेष दिन तारांकित प्रश्न पूछने हैं जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। कितनी हो सकती है? अधिकतम 20 हो सकती है। एक दिन में तारांकित प्रश्न पूछने की अधिकतम संख्या 20। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक पूछा जाता है तथा ऐसे प्रश्नों का उत्तर तत्काल दिया जाता है। पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अतारांकित प्रश्न लिखित रूप से पूछा जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर भी लिखित रूप में दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न के साथ पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, अतारांकित प्रश्नों के साथ पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है क्लास आपको सबको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।